ये बबल्स जो है वो आपको इसमें से बनते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, ये आपने पहले क्या किया है, वॉच ग्लास रखा है विद एन इन्वर्टेड फनल, सब्सटेंस इज देन हीटेड स्लोली ओवर अ सैंड बाथ, नीचे आपने सैंड बाथ रखा हुआ है। ठीक है, जो उसको हीट अप करेगा, वाटर बाथ जो होता है, सैंड बाथ जो भी है वो आप उसको नीचे रखेंगे ताकि वो जो नीचे से जो इसको हीट जो है वो मिलती चली जाए। द फनल इज कूल्ड विद द वेट कॉटन, ऊपर आपने वेट कॉटन इसीलिए रखी है, एक तो वो स्केप नहीं करे, दूसरा ये कि वेट रखे ताकि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रह सके। द प्योर सॉलिड डिपॉजिट ऑन द इनर वॉल ऑफ द फनल, जो प्योर सॉलिड होगा वो उसकी वॉल के ऊपर जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, फनल की वॉल के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, ये आपको डायग्राम जो है वो नीचे दिखा दिया। बर्नर यूज करें या सैंड बाथ यूज करें वो एक ही बात है। ठीक है, वो उसका प्रोसेस उसके लिए किसके लिए है, वो इसके लिए है ताकि वो जो है चीजें उसको हीट अप कर सकें। ठीक है, हीट उसको टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड किया जा सकते हैं। अब सब्लिमेशन की एक बड़ी मशहूर एग्जांपल होती है, अक्सर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि ड्राई आइस जो है वो एक सब्लाइम एलिमेंट है कि नहीं, तो ड्राई आइस इज एन एग्जांपल ऑफ द सब्लिमेशन प्रोसेस। ड्राई आइस जो आप देखते हैं, ये जो सिंगर्स होते हैं ये अपनी उसके ऊपर या डांसर्स जो होते हैं वो अपनी स्टेज परफॉर्मेंस के ऊपर इसको यूज किया जाता है। सो ड्राई आइस यही है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसको जो होता है वो उसके अंदर डाल दिया जाता है, तो वो क्या करती है, वो उसमें से फ्यूम्स जो होते हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। डाइऑक्साइड इज टिपिकली फाउंड एज अ गैस, व्हेन इट इज फ्रोजन इनटू सॉलिड इट टर्न्स डायरेक्टली इनटू अ गैस एंड टोटली स्किप्स द लिक्विड फेज। ठीक है, स्किप कर रही थी लिक्विड फेज को। अब जो है वो अगला प्रोसेस जिससे हम जो है वो अपने लिक्विड को या अपने जो हमें दो एलिमेंट हमारे पास हमारा कंपाउंड है, उस कंपाउंड को हमने ब्रेक करके उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उसको अलग अलग करना है, तो उसके लिए एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का एक प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं जी जिसके जरिए से अगला प्रोसेस है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन सेपरेशन थ्रू द फनल। ठीक है, अच्छा जी, सॉल्वेंट से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बताएं। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या चीज आती है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी उसने कहा है कि इट्स एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक इन द केमिकल एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक, इस टेक्निक में क्या होता है, अ सोल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय शेकिंग द सॉल्यूशन विद द सॉल्वेंट इन व्हिच द सोल्यूट इज मोर सॉल्युबल एंड एडेड सॉल्वेंट डज नॉट मिक्स विद द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि आप उसकी एक सुपर सैचुरेटेड फॉर्म बनाएंगे जिसकी वजह से जो होती है वो उसका सोल्यूट जो है उसके अंदर मिक्स आउट नहीं हो सकता। बड़ी अच्छी एग्जांपल जो होती है वो आप इसके अंदर ले सकते हैं कि जैसे ऑयल और वाटर, पानी के अंदर जब आप डालते हैं, पानी है, पानी के अंदर अगर आप ऑयल डालते हैं, बर्नर नहीं नीचे से ऑन करना, अगर बर्नर ऑन करेंगे तो वो स्प्लिट करेगा। ठीक है, और वो आपको आपकी स्किन वगैरह जो है वो बर्न कर सकता है। ठीक है, तो किचन में ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करना। आप वैसे पानी एक ग्लास के अंदर जो है वो लिक्विड को ऊपर डाल लें। ठीक है, पानी ग्लास लिया, पानी का ग्लास लिया या पानी लिया, उसके अंदर जो है वो आप ऑयल थोड़ा सा डालें, तो वो क्या होगा, ऑयल जो होगा वो उसकी सरफेस के ऊपर जो होगा वो सेपरेट आउट हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। वो तो उसकी एक लिपिड एबिलिटी है, वो एक सेपरेट बात है, लेकिन बिल्कुल इसी तरह से जो है वो आपका इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्वेंट जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट होता है। ठीक है, सोल्यूशन में से वो निकल जाता है, अलहदा हो जाता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट अलहदा हो जाते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है वो उसकी सोल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल जो है वो अलहदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैंने आपको ऑयल की एग्जांपल दी है। ईथर की एक्सट्रैक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। कैसे यूज होता है, अब ये जो है वो इसको यूज किया जाता है, ईथर एक्सट्रैक्शन जो है वो एक प्रोसेस है। इस ईथर को जो है एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है इस प्रोसेस के जरिए से, दैट इज नोन एज द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इट इज यूज्ड टू सेपरेट द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सिंथेसिस फ्रॉम द वाटर। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सेपरेट आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या है कि इसके लिए हम क्या करते हैं, इन अ टिपिकल ऑर्गेनिक सिंथेसिस द एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट is shaken up with the ether in a separate funnel and allowed to separate। ठीक है,
इसको सेपरेट आउट करने के लिए जो होता है वो एक क्या करते हैं, पानी के अंदर और ऑर्गेनिक कंपाउंड को दोनों को आपस में मिक्स कर लेते हैं और उनको अच्छे तरीके से शेक आउट करते हैं, जोर जोर से उसको हिलाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि पानी के अंदर आपने ऑयल डाल लिया और उसको आपने स्टिर करना है, स्टिर करने के बाद आप उसको सेटल डाउन होने देना है थोड़ी देर के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड जो होगा वो दोबारा से अपनी सरफेस के ऊपर आ जाएगा और जो वो पानी है वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जो होता है उसकी एक्वा सोल्यूशन जो होती है वो नीचे रह जाएगी और वो ऊपर, मतलब एक्वा सोल्यूशन सेपरेट हो जाएगी और जो ऑर्गेनिक है वो ऊपर आ जाएगा, इसी तरह से एक्सट्रैक्ट होकर ऊपर आ जाएगा। अब बेसिकली जो ये टेक्निक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की, इसके अंदर एक लॉ जो है वो इसको फॉलो करता है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ। जैसे हमने कहा था कि एटम को एक्सप्लेन करने के लिए उसने डाल्टन ने दो जो थे वो लॉ दिए थे। एक उसने क्या कहा था कि एक जो था वो सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मैटर था, ठीक है, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी उसको कह सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैटर था। और दूसरा जो था वो था डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, कि खास अमाउंट में जो होता है वो एटम साइंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और एक जो मैटर है वो नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है, कंजर्व रहता है। अब यहाँ पे जो लॉ यूज हो रहा है वो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये पार्टीशन लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये क्या कहता है, ये कहता है दैट स्टेट एज अ सॉल्वेंट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन द टू इमिसिबल लिक्विड। दो लिक्विड्स के दरमियान में वो क्या कर लेता है, इमिसिबल लिक्विड, ऐसे लिक्विड्स जो कि अपने आप में मतलब अपने आप के अंदर मिक्स आउट नहीं होने देते, अपने अंदर एक अपने आप को चीज को जम नहीं करते हैं, अपने आप अगर आपके अंदर कोई चीज डाली जाए तो वो उसको लेते नहीं है, अंदर नहीं आने देते हैं, इमिसिबल है, ठीक है, मिसेबलाइज नहीं होते हैं, सॉलेबलाइज नहीं होने देते हैं, अंदर मिक्स आउट नहीं होने देते हैं। लिक्विड इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट एडेड। आप जितना मर्जी उसके अंदर सॉल्यूट, जितना मर्जी आप उसके अंदर लिक्विड ऑयल को पानी के अंदर ऐड करते चले जाएं, वो उसके अंदर मिक्स नहीं होगा, ठीक है, चाहे आप उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दें, डाली जाए काफी ज्यादा लिक्विड जो है वो आपने जो है वो उसके अंदर डाल दिया है, तो वो उसको नहीं करेगा। जैसे आप स्पैगेटीज पास्ता आम नॉर्मली घर में लड़के भी बना लेते हैं, सारे बना लेते हैं, सो वो बड़ा आप क्या करते हैं, उस पास्ता को जब आपने पानी लिया होता है तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर उसकी इंस्ट्रक्शन होती है ना कि इस पास्ता को जो है वो आपका सारा मिक्स ना हो जाए, इसके जो है वो एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए, आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालें, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, पानी जब बॉईल हो रहा होता है उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और फिर आप उस पास्ता को डालते हैं, आप पहले पास्ता डाल दें, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल दें, सो वो ऑयल जो होता है वो उसके अंदर मिक्स नहीं होता है, वो इमिसिबल रहता है, उसके अंदर मिक्स आउट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक बात की समझ आ गई है। ये उसका पिक्टोरियल जो है वो डायग्राम है, ये क्या किया हुआ है, ये उसने नीचे फनल बीकर लगाया, ऊपर जो है वो फनल लगाया हुआ है, इस फनल के जरिए से ये ऊपर उसने फनल लगाया हुआ है, सेपरेट फनल लगाया हुआ है, ये ऑयल की लेयर है, जो मैंने आपको बता दिया कि ऑयल ले रहे हैं या ईथर ले रहे हैं, कोई भी ले रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लेना है, ये वाटर की लेयर है, ठीक है। और ये क्या है, ये स्टॉपर है, स्टॉपर इसलिए है कि उसमें से आपने निकालने के लिए उसको माल करना है, ठीक है, कि इतना पानी आपने लेना है या इतना पानी नहीं लेना, ठीक है। जैसे आप अपने जो बड़े टैंक्स होते हैं उनके अंदर भी एक स्टॉपर लगाया होता है पानी का आने और जाने के लिए, फ्लो को रोकने के लिए, कि एकदम से सारा जो है वो लिक्विड नीचे ना आ जाए। नीचे आपने बीकर रखा हुआ है, उस बीकर में क्या हो रहा है, वो बीकर है, उस बीकर में क्या हो रहा है, पानी कलेक्ट होता चला जा रहा है, ठीक है। आपने क्या किया है, इस फनल के अंदर जो जितना भी लिक्विड था वो पानी लिया और साथ में आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया, उन दोनों को आपस में क्या किया, अच्छे तरीके से शेकअप किया है और उसको थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन होने के लिए रख दिया। फिर आप उसको स्टॉपर खोलते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस लिक्विड को जो वो नीचे आने के लिए कह रहे हैं, वो लिक्विड जब जैसे जैसे नीचे आता चला जा रहा है, जब वो सेटल डाउन होगा उस बीकर के अंदर, तो वो क्या करेगा, इमिसिबल होंगे दोनों एक दूसरे के लिए, लिक्विड जो होगा वो उस ऑयल जो होगा वो उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी और पानी जो होगा वो नीचे रह जाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। ठीक है, एक एग्जांपल उसने आपको दी हुई है ये आयोडीन की, ठीक है, I2+ अगर एक आयोडीन है, उसने एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है आपको एक बुक के अंदर, आपकी बुक की एग्जांपल मैंने यूज की है। द डिस्ट्रीब्यूशन आयोडीन बिटवीन द टू इमिसिबल सॉल्वेंट वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ
पोटाशियम आयोडाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपने आयोडीन को सेपरेट आउट करना है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आपने दो जो है वो कंपाउंड्स यूज करें यहाँ पे, दो डिफरेंट टाइप के आप जो लिक्विड्स यूज करेंगे, एक पोटाशियम आयोडाइड यूज करेंगे और एक आप कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करेंगे। आयोडीन रिएक्ट विद द आयोडीन आयन टू प्रोड्यूस टेट्रा आयोडाइड, ठीक है, यही आयोडीन I2 प्लस एक और आयोडीन मिलकर क्या बनाएंगे, I3 बनाएंगे। सॉरी, ये I2 प्लस I नेगेटिव, ये एक्वस सोल्यूशन के अंदर है, और ये I3 बनाएगा। ये टीचर से गलती हो गई है, ये I3 है, ठीक है, ये I3 है। अब उसने क्या कहा कि I3 जो है वो बन जाएगा इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन है कि ये I3 जो है वो ब्रेक डाउन होके हाईली अनस्टेबल है, दोबारा से ब्रेक डाउन होके I2 और I बना देगा। I2 जो होगा वो हमेशा सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा, जो I नेगेटिव के अंदर आ रहा है वो आपका जो होता है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है, इन दोनों को एक्वस फॉर्म में होता है। I3 बना देंगे, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसकी ये जो है वो आपको इक्वेशन जो है वो दे दी गई है। अब ये उसने कहा है कि ये जो I2 आपने लिया है, इस I2 को आपने क्या करना है, सॉल्युबलाइज करना है, मिक्स करना है किसके अंदर, CCCl4 के अंदर, CCl4 के अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, ठीक है, CCl4 के अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर। तो वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे, ये अब आ गया है, ये क्या हुआ है, नॉन पोलर I2 एंड पोलर वाटर ये ऊपर आ गए हैं, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो नीचे है, यहाँ पर है। जब आपने उसको शेक किया, अच्छे से मिक्स आउट किया, क्योंकि उसके अंदर सॉल्युबलाइज नहीं था, मिक्स किया, मिक्स करने के बाद क्या हुआ, पानी वाटर ऊपर चला गया, और जो नॉन पोलर CCl4 था और I2 था वो अलहदा हो गया और एक मिक्सचर बन गया। यहाँ पे आप इसका कलर नोट कर रहे हैं, ऊपर जो है वो ऑरेंज कलर का है, और यहाँ पर उसका कलर जो है वो पिंकिश में चला गया है, ठीक है, पिंक पिंक हो गया। ये इसका जो है वो, ये क्या हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और इमिसिबल हैं कि नहीं है। ये क्या हुआ है, पहले उसने क्या कहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को आपने डाला है जो कि नॉन पोलर है, CCl4 के अंदर डाला है, वाटर आपने डाला है जो कि पोलर होता है। पोलर और नॉन पोलर के अंदर ना जाए इस वक्त, सिर्फ आप ये याद रखें, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर आपने क्या डाला है, वाटर। वाटर क्यों डाल रहे हैं, H2 और प्लस वाटर, ये जो आपको I नेगेटिव दिया है ताकि ये हमारे पास I3 ऑब्टेन हो सके, इसके लिए, ठीक है। ये एक्वस फॉर्म I2 इसकी यूज की है, वरना सॉलिड हमारे पास I2 था, ये सॉलिड था, इसको हमने वाटर के अंदर मिक्स करके ये इसका कलर आया ऑरेंज कलर, इसको हमने शेक किया अच्छे तरीके से, और शेक करने के बाद हमारे पास जो है वो पानी वो ऊपर आ गया है, वाटर ऊपर आ गया है, और क्योंकि ये इनका जो है वो मास ज्यादा है, इसलिए ये जो है वो I2 जो है वो फॉर्म हो रहा है, I2 फॉर्म हो रहा है, और ये इसके अंदर क्या है, ये इसका कलर चेंज हो गया, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ इस तरह, इसका ऊपर पिंकिश सा कलर है, नीचे जो है वो इसका, ये टाइट्रेशन का वैसे एक है प्रोसेस, लेकिन ये जस्ट आपको एक कलर को चेंज के लिए जो था वो यही दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर ये जो नीचे इक्वेशन दी हुई है, ये इसकी जो है वो फाइनल इक्वेशन जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जो है वो उसका दिया जाता है, के इज इक्वल टू I2 डिवाइड I2, जो कि I2 कौन सा वाला आप यूज कर रहे हैं, I2 वो जो CCl4 के अंदर मिक्स हुआ है, ये CCl4 के अंदर, डिवाइडेड बाय स्लैश बाय I2, ये जो I2 आपने यूज किया था इसकी जो आप वैल्यू निकालेंगे वो आपका कोफिशिएंट निकलेगा। कोफिशिएंट कौन सा कोफिशिएंट, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट निकलेगा, उसकी वैल्यू आपके पास निकल आएगी, ठीक है। यहां तक कोई डिफिकल्टी? CCl4 इन एन एक्वस सोल्यूशन के अंदर जब हमने उसको डाला है, I3 आइंस बने हैं, आयोडीन विल ट्रांसफर फ्रॉम द एक्वस लेयर इनटू द ऑर्गेनिक लेयर। एज अ रिजल्ट क्या हुआ था, वो जो ब्राउन कलर था या वो ऑरेंज सा कलर जो था वो किसके अंदर चेंज हो रहा था, ऑफ द ट्राई आयोडाइड। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये जो ट्राई आयोडाइड था, I3 का ये जो कलर था, ये वाला, ये जो फॉर्म हुआ था, ठीक है, ये I3 का कलर है, जो मैंने आपको बताया कि ये I3 का कलर है। ये जो है वो शेक आउट होने के बाद इस कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे खाली I2 रह गया है, I3 नहीं, ये दोबारा से ब्रेक डाउन होके I2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया। टू अचीव अ गुड, अच्छा जी, फिर उसने क्या कहा है कि एज अ रिजल्ट द ब्राउन कलर ऑफ द ट्राई आयोडाइड,
स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई है, चलें दोबारा से एक दफा एक्सप्लेन कर देती हूँ. When we added CCl4 to an aqueous solution of I3 ions, the ion will transfer from the aqueous layer into the organic layer. As a result, the brown color of the triiodide ions fade and the purple color of the free iodine molecules appear in the organic solvent. To achieve a good separation, the two liquids are generally shaken to increase their area of contact and improve the chance of transferring iodine molecules. No matter how much iodine is transferred or is used, the ratio of the final concentration at equilibrium constant is. The constant is called as the distribution constant K, that is given in your equation. K is equal to I2 I square, that is present in CCl4, divided by I3, not I2, that is I3. That is I3. I can write here I square, that is in CCl4 bracket slash in I3, क्योंकि इसने ब्रेक हो जाना है. ठीक है, ये ब्रेक हो गए, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये दोबारा से वापस इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा I2 और I के अंदर. ठीक है, अच्छा जी, चलें जी अगला टॉपिक शुरू करें. क्रोमेटोग्राफी, यहां तक समझ आ गया? कोई सवाल? अच्छा, यहाँ से जो आपका सवाल आता है वो आता है, अब से पूछते हैं लिक्विड के अंदर कि भाई सॉल्वेंट क्रिस्टल जो आपने ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज की है, इसके अंदर कौन सा लॉ जो है वो फॉलो किया जाता है. यहाँ पर मैंने आपके सवाल भी डाले थे, ये यस, ये आपके एक्सरसाइज के कुछ सवाल थे, वहां पे ये जो था वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से सवाल थे. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय, कौन सा लॉ यूज होगा यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड इज अ पर्टिकुलर यूजफुल टेक्निक फॉर सेपरेशन व्हेन द प्रोडक्ट टू बी सेपरेटेड. जब वो प्रोडक्ट को कब सेपरेट आउट करेंगे सॉलिड एक्सट्रैक्शन के अंदर? जब वो वोलेटाइल होगी और थर्मली अनस्टेबल होगी, यानी कि आप उसको टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, अनस्टेबल होगी, उसको टेम्परेचर जो होगा वो आपको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, बैलेंस आउट नहीं होगी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए. ठीक है, आगे द कंपैरेटिव रेट्स एट विच द सोल्यूट मूव इन पेपर, ये तो अगला पेपर क्रोमेटोग्राफी के जैसा. अच्छा, solvent used for crystallization is required to dissolve. अब ये क्रिस्टलाइजेशन का एक सवाल था कि भाई सॉल्वेंट जब आप इसके अंदर यूज करते हैं तो उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए? लार्ज अमाउंट होनी चाहिए ऑफ अ सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और स्मॉल अमाउंट होनी चाहिए उस वक्त जब आप उसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्रिस्टलाइन प्रोसेस के अंदर. ठीक है, ये कुछ सवाल था. उसके बाद ये पेपर क्रोमेटोग्राफी से. चैलेंज, अब हम वापस अपने उस पर चलते हैं. अच्छा जी, अब अगली जो टेक्निक है वो है जी पेपर क्रोमेटोग्राफी, सॉरी क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी जो है वो यूज की जाती है सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर. मिक्सचर को जो है वो सेपरेट आउट करने के लिए. बहुत मिक्सचर आपको पहले बताया था, मिक्सचर कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस भी होती हैं और होमोजीनियस भी होती हैं. ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये प्योर सब्सटेंस नहीं होते हैं. एक जैसे जो होते हैं वो इसके अंदर एटम्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते, एक जैसे एलिमेंट्स नहीं पाए जाते, बल्कि ये मिक्सचर ऑफ बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, इट्स नॉट अ प्योर. सो क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो मिक्सचर को जो है वो सेपरेट आउट करने के लिए, कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करेगी. कि जैसे अब आप जो है वो इंक ले लेते हैं. अब इंक जो होगी उसके अंदर ब्लू कलर की इंक ले रहे हैं या ब्लैक कलर की इंक ले रहे हैं, तो वो क्या होगी? उसमें से रेड कलर अलहदा होगा, ब्लैक कलर अलहदा होगा, ब्लू कलर अलहदा होगा. ठीक है, अगर सिंपल आप एक लेंगे कि आप ब्लैक कलर ले रहे हैं तो उस ब्लैक कलर में से आपको पता है कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं.
ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जो होती हैं, ये आपको मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स हैं। जब व्हाइट लाइट जो है वो प्रिज्म में से पास करेगी तो 7 कलर्स की जो होती है वो 7 कलर्स देती है, जैसे रेनबो बनती है आसमान के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह से ये कंपोनेंट भी जो होते हैं वो सेपरेट आउट होते जाते हैं। अब इसी रेनबो से आप याद रखना कि क्रोमेटोग्राफी होती है। क्रोम का जो वर्ड लिख रहा है, क्रोमेटस का जो वर्ड निकला है वो होता है कलरिंग के लिए, कलर राइटिंग के लिए। ठीक है, आसमां पर नाम लिख दूं, सो ये ऐसी क्या है, बिल्कुल उसी तरह से क्या है वो रेनबो जो ऊपर बन रही है वो बिल्कुल इसी तरह से बनती है। देखा है कि बिल्कुल सेपरेट सेपरेट लाइंस बनी होती हैं, रेड अलग है, ब्लू अलग है, ग्रीन अलग है, येलो अलग है। ठीक है, और वॉलेट अलग है। ठीक है, ये इनके कलर्स जो होते हैं वो बने होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब आप एक मिक्सचर को शेक आउट कर लेते हैं तो उसको अलहदा करना है, जब वो अलहदा होते हैं, सेपरेट आउट होते हैं, तो उनके भी बैंड्स अलहदा अलहदा से बनती हैं। इसके अंदर जो होती है क्रोमेटोग्राफी के अंदर, तो हमेशा जब भी क्रोमेटो का वर्ड आएगा, ये क्रोम का जो वर्ड यूज होगा ये यूज होगा कलर के लिए, COLOUR, कलर। आप अमेरिकन यूज कर लें, COLOR यूज कर लें। ग्राफ का मतलब होता है उसको पिक्टोरली दिखाना, तस्वीर की फॉर्म में, लेकिन ग्राफ के ऊपर। ठीक है, ग्राफ के ऊपर शो करना, पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ के थ्रू। एक ग्राफ जो आपका बना होता है, जिसको आप कहते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर प्रॉपर्ली शो करना, सो उसको, वो भी ग्राफ हो सकता है। एक ग्राफ पेपर होता है जो सिंपल एक मटेरियल होता है, फिल्टर पेपर जैसा मटेरियल होता है उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन ग्राफ का जब भी वहां पे वर्ड होगा तो वो ग्राफ्टेड से आएगा, यानी कि जिसको ऊपर आप कुछ ना कुछ डिजाइन करती हैं, कुछ बनाते हैं। सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाना, पेंसिल के साथ आप जो होता है उसको ऊपर बनाते हैं कि यहाँ पर जो है ये मार्क आया, ये ए सैंपल ए में से जो है वो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, सो इसको एक मार्क कर दिया, दूसरे को दूसरा मार्क कर दिया। जैसे आपको बताया ना कि रेनबो में से कलर्स निकल रहे हैं, रेड ब्लू ग्रीन, बिल्कुल वैसे ही वो मार्क हो रहे हैं ना कि ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, और ये जो है वो वॉलेट है या इंडिगो है, लाइक दैट। बिल्कुल इसी तरह से ये भी इसके अंदर भी शो होंगे। अब इसके अंदर जो होती हैं वो दो फेजेस होती हैं। एक को कहते हैं जी स्टेशनरी फेज, जो एडहियर हुई होती है, जो जुड़ी हुई होती है अपने जो लिक्विड के साथ जुड़ी हुई होती है। मोबाइल फेज होती है, मोबाइल जो घर में भी इस्तेमाल हो रहा है, आपके हाथ में भी होगा इस वक्त यकीनन। मोबाइल का मतलब होता है फ्री, कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, मोबाइल फ्री, यहाँ पे जाए वहां पे जाए, सो आपका मोबाइल क्या है, फ्री है ना, बिल्कुल। आप उसको जहां मर्जी ले जाएं, बाथरूम में भी ले जाएं, तो वैसे नहीं लेके जाना चाहिए, बहुत सारे जर्म्स आते हैं। सो कोरोना वायरस अब ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बाथरूम में नहीं लेके जाना चाहिए। सो आप जहाँ पे भी आपका दिल करता है वहां पे आप ले जाते हैं, छत पर, ऊपर नीचे, वायरलेस है ना, कोई तार शार उसको नहीं रिक्वायर है, जहाँ पे आपका दिल कर रहा है आप उसको वहां पे ले जाए, अनटिल अनलेस आपकी बैटरी चार्ज हो। ठीक है, सो आगे कहते हैं, चलें जी, थैंक यू सो मच। आपको फिजिक्स वाली एग्जांपल भी कुछ समझ आई है, बहुत अच्छी बात है। मोबाइल फेज फ्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज दैट मे बी अ गैस और अ लिक्विड। आप जो उसमें स्टेशनरी फेज हो सकती है वो यहाँ तो जो है वो आपके पास हो सकती है गैस की फॉर्म में या लिक्विड की फॉर्म में, लेकिन वो नीचे ही रहेगी, वो स्टिक टाइट रहेगी, इंटैक्ट रहेगी। स्टेशनरी का मतलब होता है जिसने हिलना जुलना नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं शो करनी है। मोबाइल वो जो हिल जुल सकती है, इधर उधर आ जा सकती है, बट दिस सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज पे आ सकती है। अब वो स्टेशनरी फेज ने एडहियर ही रहना है। मोबाइल फेज आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या गैस फॉर्म में हो सकती है, या लिक्विड फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, अब क्या है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या चीज है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द कंपाउंड ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन द टू फेजेस इज गवर्न बाय द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ऐसा लॉ जिसके अंदर जो एटम्स और आयन और मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, प्रॉपर्ली जो है वो अपने आप को रिएक्शन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व करवा रहे हैं, लेकिन विदाउट मिक्सिंग विद ईच अदर। सॉल्वेंट डजंट मिक्स विद द सॉल्यूशन। ठीक है, दे आर इमिसिबल टू ईच अदर। ठीक है, दिस इज द नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यहीं से हमने डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट निकालना है, वही कोफिशिएंट जैसा कि हमने पीछे उसमें निकाल के आए हैं आयोडीन के अंदर। ठीक है, आयोडीन में जिसको हमने जो था वो सॉलिड फॉर्म में था CCl4 के अंदर डिसॉल्व हुआ था, और डिवाइडेड बाय हमने I3 लगाया था, जो कि हमारे पास क्या बन रहा था, एक्वस फॉर्म के अंदर आ रहा था, I3 के अंदर आ रहा था, उसका कलर जो था वो चेंज हो गया था। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से ये इसका क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड इन द मूविंग फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज। सॉरी, जो कि कंसंट्रेशन आपकी मूविंग फेज के अंदर जो कंपाउंड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और डिवाइडेड बाय जो कंपोनेंट्स आपके स्टेशनरी फेज के अंदर
मूविंग फेज वाले, मोबाइल फेज वाले ऊपर होंगे और स्टेशनरी फेज वाले नीचे होंगे, डिनोमिनेटर में होंगे। अब जो वैल्यू ऑफ के अगर स्मॉल आती है तो इसका मतलब है कि स्टेशनरी फेज रिमेन्स स्टेशनरी, वो स्टेशनरी ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन जहां पर वैल्यू ऑफ के जो है वो कंपोनेंट की लार्ज होती है तो इसका मतलब है कि मोबाइल फेज जो है वो डिसॉल्व हो गई है, उसके अंदर मिक्स हो गई है। यानी कि या तो वो दोनों की दोनों लिक्विड थी या दोनों की दोनों गैस थी, यानी कि उनकी जो फेजेस थी वो एक जैसी थी, एक दूसरे के अंदर मिक्स आउट हो गई हैं। टाइप्स कौन कौन सी होती हैं इसके अंदर? टाइप्स जो होती हैं वो होती हैं दो तरह की। दो तरह की क्रोमेटोग्राफी होती है जो आपकी बुक के अंदर मेंशन हुई है, हम सिर्फ उसकी बात करें। एक को हम कहते हैं जी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरी को हम कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन का क्या मतलब होता है? एडजॉर्ब से है, एडजॉर्ब का मतलब होता है चीज को जज्ब करना, एब्जॉर्ब करना, वो एब्जॉर्ब होता है, सॉरी, ये एडजॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है एडहियर कराना, किसी चीज को अपने साथ चिपकाना, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं कराना पूरा फुली उसके अंदर। जो है वो यस, एब्जॉर्प्शन इसी से ही है, एडजॉर्ब से ही है। लिक्विड को जो है वो अपने साथ एडहियर करवा के जोड़ के उसको अंदर अपने लेके जाना। जिस तरह से जो आपकी रूट्स हैं एक प्लांट की, वो क्या करती हैं, वाटर को जब आप उसको किसी पौधा पत्ता या आपके घर के अंदर कोई दरख्त लगा हुआ है या कोई प्लांट घर में रखा हुआ है, रखने चाहिए, जरूर रखने चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बड़े इफेक्टिव है। आपके जो वेदर क्लाइमेटिक चेंजेस जो आ रही हैं उसको रोकने के लिए बहुत अच्छा है। सो आप अपने घर में कोई ना कोई दरख्त या पौधा लगाएं, लाजमी लगाएं, ठीक है? ये इसलिए नहीं कि इमरान खान ने कहा है, इसलिए नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का हुक्म है, नहीं। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके सब घर वालों के लिए जो है वो बहुत अच्छा है। क्या करता है कि वो टन्स ऑफ आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है एक तरह, ठीक है? सो आप घर में दरख्त जो है वो जरूर लगाएं। वो क्या करती हैं, रूट्स जो होती हैं वो बेसिकली क्या करती है, नीचे पानी को क्या करती है, जो आपने पानी उसके ऊपर डाला है उस पानी को वहां से सॉइल जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है, सीप करता है, नीचे जाता है, तो वो रूट्स जो होती हैं उसको पी लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है? पीने से आपको समझ आ जाएगा, जैसे आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं तो आपकी वो जो प्यास होती है वो बुझ जाती है, बिल्कुल इसी तरह से ये भी होता है, ठीक है? यहाँ पर अब उसने जो है वो क्या कहा है, एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, substance leaves the mobile phase to become absorbed on the surface of the solid। अब जो मोबाइल फेज होती है, जो कि ऊपर आप यूज कर रहे हैं, वो या तो गैस है या वो लिक्विड है, वो क्या करती है, वो उसके ऊपर जो आपकी सॉलिड फेज है उसके ऊपर जाके वो क्या कर जाती है, चिपक जाती है, उसके ऊपर आप जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, उसके ऊपर जाके एडहियर हो जाती है, उसके अंदर अपने आप को जम कर लेती है। ये नहीं होता कि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं, प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, वो उसकी प्रॉपर्टीज ही रहेंगी, लेकिन वो क्या करेंगी, जैसे आप क्या करें कि एक आपका कहीं लिक्विड गिरा हुआ है तो उसके ऊपर आप एक पेपर रख दें, वो क्या करेगा, पेपर थोड़ी देर के बाद उस पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। बिल्कुल इसी तरह से स्टेशनरी फेज, सॉरी, इन सॉलिड, ये जो एब्जॉर्प्शन होता है इसके अंदर सॉलिड स्टेशनरी फेज एस टी एंड द लिक्विड और गैस मोबाइल फेज आर यूज्ड। Solute is absorbed on the surface of the ST. The more strongly it is absorbed, the slower it travels through the column। ये आपको ये नीचे वाली डायग्राम जो है वो उसने दिखा दिया है। ये इसको ऊपर आप ये समझ लें कि वो इसके ऊपर एक जो सरफेस है वो दूसरी सरफेस के ऊपर अपने आप को क्या करा रही है, एब्जॉर्ब करा रही है। पार्टीशन में क्या होता है, पार्टीशन से वर्ड, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुई कि नहीं 1947 में, बिल्कुल इसी तरह से पार्ट हो जाना, अलहदा हो जाना, अलग कर देना, ठीक है? ये वहां से है पार्टीशन। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, स्टेशनरी फेज इज लिक्विड सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द बोथ फेजेस। क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अलहदा अलहदा हो जाएंगे। पाकिस्तान को अलहदा बना दिया गया, इंडिया को अलहदा बना दिया गया। पाकिस्तान को अलहदा जो है वो मिल्स दे दी गई, उसको अलहदा दी गई, उसको एसिड्स अलहदा हो गए, उसके एसिड्स अलहदा हो गए, ठीक है? उसकी जायदाद अलहदा, उसकी अलहदा, उसको अलहदा दे दिया गया, उसको अलहदा दे दिया गया, ठीक है? जैसे कोई भाड़ा पर दादा या अब्बा फोत हो जाते हैं तो उनकी क्या होती है, इनहेरिटेंस जो जायदाद होती है वो हर बच्चे के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, इक्वली दे दी जाती है, ठीक है? बेटे को टू मिलता है और बेटी को सिंगल मिलता है, इसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो चलता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लिक्विड फेस और सॉलिड फेस, ये नीचे आपको जो है वो मैंने इसके डिफरेंसेस के अंदर जो है वो दे दिया है, ये गिवन कर दिया है, कि आपको नजर आ रहा है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर यहाँ पे जो है वो सोलूट वो सॉलिड फॉर्म में और वो अंदर जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद है। यहाँ तक समझ आ गई है बात की? आगे चले जल्दी जल्दी से। बेटे यहाँ तक समझ आ गई, आगे चलें।
अगली जो इसकी बड़ी मशहूर एग्जांपल है वो है जी पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, कि पेपर के ऊपर जो कलर्स हैं वो बन जाते हैं। ये आपको एक जो है वो मैंने पिक्टोरियल डायग्राम दे दी है। अच्छा जी, ये उसने बता दिया कि ये ओरिजिन था जहां से ये लिक्विड ने स्टार्ट होना था। ये सेकंड वाली डायग्राम की बात कर रही हूँ, ये ओरिजिन है। उसके बाद उसके अंदर से निकला है ये रेड कलर निकला है, ये पर्पल कलर निकला है, ये ब्लू कलर निकला है, ठीक है। ये सॉल्वेंट के जो है वो फ्रंट यहाँ पे ये आपको नजर आ जाएंगे जहां से आपने उसको दिया होगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि एक ये आपका एक पेपर लिया जाता है, ये पेपर लिया जाता है। इस पेपर के ऊपर क्या किया जाता है, निशान लगाया जाता है। यहाँ पे एक लाइन लगाई जाएगी, इस लाइन के ऊपर एक जो है वो क्या लगा दिया जाएगा, डॉट लगा दिया जाएगा। किसी भी लिक्विड का, सॉल्वेंट का, सॉरी एक जो लिक्विड है, कोई मटेरियल आपने लिया है, जो आपने सब सैंपल यूज किया, उसका एक यहाँ पे क्या लगा दिया जाएगा, डॉट लगा दिया जाएगा। डॉट लगाने के बाद उसको सॉल्वेंट में हैंग कर दिया जाएगा, ये ऐसे, ये इसको हैंग किया हुआ है, ये हैंग कर देंगे। हैंग करने के बाद ये सॉल्वेंट के जो मटेरियल है, अब इसके अंदर से जो इसके ऊपर एब्जॉर्ब हुआ हुआ है और जो इसके ऊपर मटेरियल यहाँ पे जो सैंपल आपने एब्जॉर्ब किया है उसको उसमें से ये चीजें इसमें से निकलती जाएंगी। इसके अंदर डिप हो गया है, डिप होने के बाद अब इसमें से ये कलर्स जो है वो अलग अलग होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब आपने इसको एक लिड के अंदर, ऊपर से लिड दे दिया, इसको एक डब्बे के अंदर रख दिया जाता है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि इस केमिकल्स के फ्यूम्स होते हैं, उन फ्यूम्स से बचने के लिए, ताकि वो फ्यूम्स जो है वो आप तक ना पहुंचे, इसलिए इसको रख लिया जाए। जब आप देखते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गए हैं, ये अपने अपने डिस्टेंस कवर करना शुरू हो गए हैं, फिर आप इसको निकालते हैं और निकाल कर आप इसको ड्राई होने देते हैं। जब ये ड्राई हो जाता है तो आप इसके ऊपर जो एक केमिकल होता है उसको आप इसके ऊपर क्या कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे करने के बाद आपको ये सारे जो कलर्स हैं वो बड़े प्रॉपरली नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। एक और चलें, यहाँ से भी एक और नजर आ जाएगी, ये ज्यादा अच्छी है। सॉल्वेंट लेवल इन द बीकर, ये बीकर के अंदर ये सॉल्वेंट का लेवल है, जो आपको ये पीछे बीकर दिखाया है, ये बीकर, इसके अंदर ये लिक्विड है ना, सॉल्वेंट है, ठीक है, ये दिखाया है, ये है वो। और ये आपने जो सॉल्वेंट, ये जो आपने पेंसिल के साथ स्पॉट लगाया है मिक्सचर का, जो आपने सैंपल लिया है, बता दिया था ना कि ये आपने सैंपल लिया है, ये आपका सैंपल था और सैंपल को आपने सॉल्वेंट के अंदर डिप किया है। ये अब क्या होना शुरू हो जाएंगे, ये इसके फ्रंट्स बनना शुरू हो जाएगा, इसमें से ये चीजें अलग अलग होना शुरू होंगी। ये अलग हो रहे हैं, यहाँ पे भी अलग हो रहे हैं, ये थोड़ा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये इसमें से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये उससे भी ज्यादा आगे चला गया, ठीक है। सो ये कलर्स जो होंगे वो अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो हम यूज करते हैं फिल्टर पेपर जो यूज करते हैं वो वॉट्समैन फिल्टर पेपर होता है, ठीक है, जो कि उसके अंदर विद स्टेशनरी फेज, ये स्टेशनरी फेज उसके ऊपर मतलब आप ये समझ लें कि उसके लिक्विड के ऊपर स्टेशनरी फेज एडहियर हुई होती है, जो सैंपल होता है वो चिपका हुआ होता है, ठीक है। इंक स्पॉट टू बी सेपरेट, अब यहाँ पे आपने इसको जो है वो इंक स्पॉट जो है वो लगा दिया है, यहाँ पे ये इंक स्पॉट, ये स्पॉट लगा दिया है। ये लिक्विड आपने, ये मोबाइल फेज है, स्टेशनरी फेज आपको ये बता दिया, ये स्टेशनरी फेज है। ये वॉट्समैन फिल्टर पेपर क्या है, ये एक स्टेशनरी फेज है जिसके ऊपर उसने सेपरेट आउट होना है, उसके ऊपर आपकी जो वो लिक्विड का मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स अलग होंगे। मोबाइल फेज आपको बता दिया, ये सॉल्वेंट है जिसके अंदर आपने इसको डिसॉल्व करना है, और ये अलग अलग डिफरेंट इनटू 5 कलर्स जो है वो आपके पास ये ऑब्टेन हो गए हैं, मिल गए हैं आपको कलर, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है स्टेशनरी सेपरेशन का, इज मेनली पार्टीशन रादर देन दी एब्जॉर्प्शन। सेलुलोज लेयर, सेलुलोज लेयर की क्या बात करें, ये सेलुलोज लेयर है आपकी। ये वॉट्समैन फिल्टर पेपर किसका बना हुआ है, सेलुलोज का मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सेलुलोज क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट है कॉम्प्लेक्स किस्म का, जो कि पेपर के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है, या वुड के अंदर होता है। एंड फिल्टर पेपर कंटेन मॉइस्चर विच एक्ट्स एज अ स्टेशनरी फेज, उसको हम हल्का सा थोड़ा सा गीला कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगी, वो स्टेशनरी फेज बन जाएगी। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और बफर आर यूज्ड एज द मोबाइल फेज, लिक्विड या बफर आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको आप एज अ मोबाइल फेज यूज करें इंस्टेड ऑफ वाटर एज द स्टेशनरी फेज। अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन बी सेपरेटेड एज बाय सुटेबल मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं तो आप इसके अंदर से जो है वो आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब ये आपकी जो क्रोमेटोग्राफी है इसके अंदर एक और उसने जो है वो आपको दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, जो कोफिशिएंट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जो होते हैं वो ऐसे निकालते हैं, RF इज इक्वल टू, यहाँ पे जो जितना उसने डिस्टेंस कवर किया होता है, डिस्टेंस जो कवर करते हैं, डिस्टेंस कवर बाय द कंपोनेंट ओरिजिनल पॉइंट से ऊपर आएगा, ओ RIGINEL, ओरिजिनल स्पॉट से, यानी कि वो जो नीचे आपको ये पॉइंट जो जहां से उसने सैंपल दिया हुआ है यहां से जो वो मूव करता है ओरिजिनल स्पॉट, डिवाइडेड बाय जो आपका ट्रेवल करेगा सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट करेगा ओरिजिनल पॉइंट से, सॉल्वेंट ने नीचे से मूव करना है और यहाँ पर डॉट्स बनते जाएंगे, इतना डिस्टेंस इतना डिस्टेंस इतना डिस्टेंस। फिर आपने यहाँ से इसको मेजर करते जाना है, ये इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, और इसने सबसे ज्यादा किया है, इतना डिस्टेंस कवर किया है, उसको आपने मेजर कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये सॉल्वेंट कवर कर रहा है। आगे जी आगे है कि ये यूज कहाँ कहाँ होता है। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इस्तेमाल किया जाता है, कंपोनेंट्स को, मिक्सचर को अलग करने के लिए कि इसकी क्वालिटी कैसी थी, अच्छी थी या बुरी थी। क्वांटिटी को करने के लिए, यानी कि इसकी आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसके अंदर कौन सा कंपाउंड यूज हुआ था, और उसके अंदर जो थी वो फेज कौन सी थी, लिक्विड थी या सॉलिड थी या गैस थी। क्वांटिटी मिक्सचर determine the amount of the component of the mixture in the standard sample, प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। और कुछ और मजे की जो क्रोमेटोग्राफी की जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी यूज किया जाता है। केमिकल फूड की प्रोडक्ट जो आपके पास आ रही होती है, जो आपने केमिकल्स ड्रग्स इस्तेमाल करनी होती हैं फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, ड्रग्स जो आप दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, वहां पर भी आप क्रोमेटोग्राफी को इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी नहीं, क्रोमेटोग्राफी, वहां पे डिफरेंट किस्म की टेक्निक वो होती हैं, फर्दर टाइप्स होती हैं, वो यूज करते हैं। हॉस्पिटल्स में आप डिटेक्ट करते हैं ब्लड को और अल्कोहल लेवल को पेशेंट की बॉडी के अंदर, वहां पर भी आप इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, मूवीज में तो दिखा होगा ना कि वो एक सामने एक रेडिएटर दे देते हैं, तो वहां पे सांस लेते हैं, तो वो बिल्कुल इसी प्रोसेस को उसी के अंदर वो इसके जो मशीन के अंदर ये प्रोसेस डाला जाता है ताकि इसको जो है वो वहां पे मेजर कर सके। वो फौरन कलर दे देगा कि कितना जो है वो इस बंदे ने पी हुई है, अल्कोहल पी हुई है। ठीक है, वो फुली रेड हो रहा है, हाफ कलर आ रहा है या उससे कम है। ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी यूज करती हैं क्राइम सीन के अंदर जो होते हैं सस्पेक्ट को फाइंड करने के लिए, डीएनए एनालिसिस वगैरह पे, वहां पे ये क्रोमेटोग्राफी की जो होते हैं वो पीसीआर वगैरह जो टेक्निक से इस्तेमाल होती हैं, वहां पर ये इनको पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। एनवायरमेंटल एजेंसीज इसको यूज करती हैं, पोल्यूटेंट आपका एक जगह के ऊपर लेवल की वो कितना ज्यादा एक स्पेसिफिक एरिया को जो है मेजर करने के लिए, वहां पर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं आपकी प्रोडक्ट को मेजर करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज है वहां पर भी इस्तेमाल होते हैं। ये आपके एक्सरसाइज के सवाल थे, यहाँ पे हमने बता दिए, भी पहले डिस्कस कर लिए थे। कंपैरेटिव रेट एट विच सॉल्यूट मूव इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसकी आरएफ वैल्यू होती है। उसके बाद कंप्लीट केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इंक्लूड बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सैंपल आपको गिवन उसने दिया हुआ है, ये अब आपने उसमें से बताना है कि ये अननोन सैंपल ऑफ अ मिक्सचर एक्स क्या है और सैंपल इम्प्योर है या व्हाट इज इट्स कंपोजिशन, ये आपने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 9 और 10 जो है वो आपका होमवर्क है, बड़े ही आसान से हैं। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुए तो हम ये कल जो है वो पहली क्लास के जो 5 मिनट होंगे उसमें डील कर लेंगे। बहुत ही आसान है। उसने पूछा हुआ है, इन अ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक व्हाई रिपीटेड एक्सट्रैक्शन using small portion of solvent are more efficient than using a single extraction but large volume of solvent। हाँ जी, एक्सट्रैक्शन टेक्निक के अंदर हम जो है वो स्मॉल अमाउंट सॉल्वेंट की क्यों यूज करते हैं और बट लार्ज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो है वो जो है वो क्वांटिटी जो होती है वो क्यों यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्वेंट सेलेक्टेड फॉर द क्रिस्टलाइजेशन। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसको चीप होना चाहिए, रूम टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट की वजह से। ठीक है, ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये भी आपकी गिवन है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड अ मिक्सचर कंटेनिंग 3 इंक्स विद डिफरेंट कलर्स, राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ सेपरेट। ये वही आपको कहा था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में से सवाल बनता होता है, तो वो आपको बता देंगे कि इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, इसके अंदर सैंपल डाला, इसके अंदर लिक्विड जो है वो हमने सॉल्वेंट डाला है, उसकी स्टेशनरी फेज जो होगी वो पेपर पे होगी, वॉट्समैन पेपर पे होगी, और जो लिक्विड फेज होगी जो मोबाइल फेज होगी वो उसकी लिक्विड फेज होगी जो कि सॉल्वेंट की फॉर्म में होगी, और फिर इसको लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रेफर करता है। ठीक है, ये जो है वो आपका कंप्लीट चैप्टर खत्म हो गया है, चैप्टर नंबर 2। इसमें से कोई सवाल है तो वो आप काइंडली कर सकते हैं। और आपकी स्लाइड्स जो हैं वो आपकी इंशाल्लाह आज अपलोड हो जाएंगी आपके इस पे। हाँ जी, लिक्विड एंड एक्वस, लिक्विड है जी लिक्विड,
जिसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी ही लिक्विड है। एक्वस जहां पे आ जाएगा वहां पर वाटर इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वाटर भी तो लिक्विड ही है, लेकिन वाटर की और भी फेजेस हैं। वाटर सॉलिड में भी पाया जाता है, वाटर जो है वो गैस में भी पाया जाता है। एक्वस फॉर्म, जहाँ पे एक्वस का वर्ड आ जाएगा, एक्वस का मतलब होता है वाटर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। सो अगर वो लिक्विड के अंदर पानी की बात कर रहा है तो वो एक्वस जो होगा वो वाटर के अंदर जो लिक्विड को जो आपका मटेरियल लिया गया है उसको सॉल्युबलाइज कराया गया है। लिक्विड इज लिक्विड एंड एक्वस सॉल्यूशन इज आल्सो लिक्विड, ठीक है। कोई और सवाल? चलें जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू सो मच आप लोगों के क्वेश्चंस का, ठीक है, आपके फीडबैक का, थैंक यू सो मच। चलें जी, अब यहाँ पे हम अपनी क्लास एंड करते हैं और कल इंशाल्लाह जो है वो हम स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे। फिर भी आपके पहले और दूसरे क्वेश्चन चैप्टर में से कोई